हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, न्यूमेरिकल वाइज ये पेपर वाकई में बहुत अच्छा है। चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य कोण होना चाहिए। देखो, बलाघूर्ण का पहले तो फॉर्मूला समझो, टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, यही होता है। और टू का मान मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम होने के लिए इस थीटा का मान क्या होगा, आप सभी को पता होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 90 आएगा। ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम के लिए 90 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में हमें बोल रहा है कि समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित दो चालक गोलों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। इनके केंद्र पर विभव क्रमशः V1 व V2 है, तो V1 बटा V2 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, आवेश घनत्व समान है। ध्यान में रखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। इसका मतलब मैं अगर पहले के लिए लिखूं सिग्मा 1 और दूसरे के लिए लिखूं सिग्मा 2, तो ये दोनों के लिए बराबर है। अब सिग्मा 1 क्या होगा, आप सभी को पता है, अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय A होता है ना। तो हमने लिखा पहले पे आवेश Q1 है और उसका क्षेत्रफल गोला ही है ना, 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अगर आप देखें तो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 की वैल्यू आपको पता चलेगी R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर है। ये Q1 डिवाइडेड बाय Q2 है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, चालक गोलों के केंद्र पर विभव क्या होता है, ये पता होना चाहिए। केंद्र पर विभव उतना ही होता है जितना सतह पर विभव होता है। तो हमने बोला V1, एक का V1 है, एक का V2 है, और उनका रेशो कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। फॉर्मेट क्या होगा, केंद्र पर विभव KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। यहाँ पे मैं स्मॉल r ही लिख लेता हूँ, क्योंकि त्रिज्याएं जो हैं वो हमें स्मॉल r ही दे रखी है, तो इसको हटा करके स्मॉल r लिख लेते हैं। पहले के लिए आवेश Q1, त्रिज्या R1, फिर Q2 डिवाइडेड बाय R2, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 मल्टीप्लाइड विद R2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। Q1 बाई Q2 देखो अपन ने निकाला है, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, R2 बाई R1 से, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, क्या मिलेगा, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। यही मिलेगा, ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देख लिया आपने किस तरीके से काम किया हमने। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक बात है, ये आपके पास पे एक बैटरी मान लीजिए और इसको प्रतिरोध से जोड़ दिया ऐसा, ठीक है। शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाता है। ये देखो, इसके ताप को, इसके टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे ताप बढ़ता है चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसका मतलब जैसे जैसे ताप घटता है चालक का प्रतिरोध भी घटता है, ये बात ध्यान में रखना। और अगर प्रतिरोध घटेगा तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो धारा जो है वो प्रारंभ की अपेक्षा में बढ़ जाएगी, ए ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर एवं आदर्श अमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो अनंत होना चाहिए और अमीटर का प्रतिरोध 0 होना
चाहिए। ध्यान में रखिएगा, क्रमशः अनंत व शून्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है वो, जब एक दंड चुंबक को कुंडली के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात बोल रहा है, धारा की बात नहीं बोल रहा। और विद्युत वाहक बल कभी भी प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता, है ना। विद्युत वाहक बल का लेना देना किससे नहीं है बच्चों, प्रतिरोध से है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ना प्रतिरोध से और ना ही विशिष्ट प्रतिरोध से। ठीक है, तो इस पे निर्भर नहीं करता। जबकि वो वेग पे जितना तेजी से लेकर क्या होगे, विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा होगा। कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो भी विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होगा तो उससे परिवर्तित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो विद्युत वाहक बल भी ज़्यादा होगा। ठीक, लेकिन प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, द ऑप्शन आएगा। ध्यान रखिए, कुंडली के तार का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इस पे निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनों का तरंगों से संबंधित कौन सा गुण डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा भैया, विवर्तन। अच्छे से पढ़ा है अपन ने। निम्न में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, गामा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जबकि अल्फा और बीटा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आवेशित होती हैं, इनके पास में आवेश होता है, जबकि गामा के पास में आवेश कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, इसमें क्या बोल रहा है, बुलियन समीकरण होगा। देखो, अगर आप सामने देखोगे तो सबसे पहले एक नॉट गेट आ रहा है। नॉट गेट में इनपुट सिग्नल है ए, तो आउटपुट होगा ए बार। ठीक है, फिर एक सिग्नल यहाँ पर बी और है, और फिर ये और गेट में जा रहे हैं। सामने वाला जो गेट है वो और गेट है, और गेट ऐड करता है बच्चों, तो ये होगा ए बार प्लस बी। ये होगा बुलियन समीकरण, ए बार प्लस बी, ये से। ठीक है, आगे देखिए, एक उत्क्रम अभिनति पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होता है। देखो, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, अभिनति कौन सी है, उत्क्रम। क्या इस अभिनति में धारा प्रवाहित होती है, आंसर है नगण्य, है ना। जो धारा बहती है वह लगभग क्या होती है, नगण्य बहती है। धारा नगण्य बहने के कारण इसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, लगभग 0 होता है। बहुत सारी किताबों में विभव 0 लिखा हुआ है, नहीं बच्चों, विभव 0 नहीं, विद्युत क्षेत्र 0। ठीक है, विभव लगभग नियत बना रहता है। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र 0 आएगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए। देखो, चालक का पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो इसका आएगा अभिलंबवत। मेरे को पेन का कलर चेंज करना चाहिए क्या, ओके, इसका क्या आएगा, अभिलंबवत आएगा। ठीक है, प्रतिरोध के को चालकता कहते हैं, प्रतिरोध नहीं, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको प्रतिरोधकता कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है, इसका अगर उल्टा कर दें तो हमें क्या मिलती है, चालकता मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखना, तो यहां पर आएगा व्युत्क्रम। ठीक है, आगे देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, फिर पीएन संधि अग्र अभिनित है तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी, घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, धात्विक चालक की प्रतिरोधकता का ताप का प्रभाव दर्शाते हुए आलेख बनाइए। क्या होता है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। क्यों, बहुत सारे रीज़न बताए थे नहीं बताए थे, है ना। टो का मान कम हो जाता है,
अब जो रिलैक्सेशन टाइम है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ती है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसा गया था भैया, रो और टी के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। ये धात्विक चालकों के लिए ये ग्राफ था, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, किसी चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। अब ये बच्चों धारा सुग्राहिता के ऊपर आ रहा है, तो इसका सिंपल सा था, हम ये बोलते हैं कि आई धारा प्रवाहित करने पर उसमें विक्षेप कितना आ रहा है, 5। तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त जो विक्षेप है वही क्या होती है, धारा सुग्राहिता होती है, ठीक है। आप इसे लिखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ करंट, ऐसा ही लिखते हैं हम इसे, ठीक है। तो एकांक परिमाण की धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में प्राप्त विक्षेप ही किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, धारा सुग्राहिता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे देखिए, उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तारों में धारा चालू करते ही उस पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है, क्यों। ये एक अच्छा सवाल है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि जैसे ही आपने यहाँ पर धारा चालू करी, धारा चालू करते हैं तो ये जो चिड़िया है ना, चिड़िया, इसके पंखों में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कौन सी धारा, प्रेरित धारा। और उस प्रेरित धारा की दिशा दोनों पंखों में क्या होती है बच्चों, विपरीत होती है, ठीक है। और अगर धारा की दिशा विपरीत है तो दो समांतर तार और उनमें धारा की दिशा विपरीत है तो वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही उसके पंख भी क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिकर्षित होते हैं तो सीधी सी बात है उड़ेगी, अरे फैल जाएंगे पंख तो उड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा बेचारी के पास में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही उस उच्च वोल्टेज वाले तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चिड़िया के पंखों में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा विपरीत होती है, अतः वे दोनों पंख प्रतिकर्षित होते हैं और वह चिड़िया उड़ जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। आगे देखिए भैया, आगे क्या बोल रहा है वो, तांबे का कार्यफलन सोडियम के कार्यफलन से अधिक है, तो अपन बोलते हैं कार्यफलन वो भी कॉपर का, ठीक है, ज़्यादा है किससे, सोडियम से। इनमें से कौन सी धातु की दैलीय आवृत्ति अधिक होगी, तो देखो कार्यफलन होता है HNu, तो यहाँ पर भी HNu लिखो, और ये कॉपर के लिए और ये कॉपर के लिए, ठीक है। HNu0 होता है, न्यू नॉट की जगह मैं कॉपर लिख ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे ही आएगा। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि कॉपर के लिए दैलीय आवृत्ति का मान ज़्यादा है किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो आगे देखो, एक फोटो सेल में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू सेल की दैलीय आवृत्ति से अधिक है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक है, ठीक बात है। आवृत्ति न्यू का मान बढ़ाने पर निरोधी विभव किस प्रकार बढ़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो फिर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाता है। ग्राफ कुछ ऐसा जाता है भैया, निरोधी विभव V0, ये निरोधी विभव है, और आवृत्ति कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप एक तो ये चीज़ लिख करके आएंगे कि आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर निरोधी विभव, और फिर ये ग्राफ बना करके आएंगे। ग्राफ कैसा जा रहा है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे क्या बोल रहा है, नाभिकों पर बमबारी करके नाभिकीय अभिक्रिया कराने के लिए प्रोटोनों व अल्फा कण की अपेक्षा न्यूट्रॉन अधिक अच्छे होते हैं, क्यों। अरे सीधी सी बात है, अगर आप प्रोटॉन और अल्फा कण की बात करोगे तो ये धनावेशित है, तो ये नाभिक में प्रवेश कर पाएंगे क्या, नहीं भैया, नाभिक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जबकि जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये अनावेशित होता है, इसके पास में कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, ठीक है, आवेश नहीं है, तो फिर ये नाभिक में आसानी से प्रवेश कर पाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल, ठीक है, कि न्यूट्रॉन अनावेशित या फिर उदासीन होने के कारण यह नाभिक में सुगमता से या आसानी से प्रवेश कर पाता है, ठीक है। आगे देखिए,
क्या बोल रहा है, जब यूरेनियम 238 पर अल्फा कण उत्सर्जित करके थोरियम में बदलते हैं तो इस रेडियो एक्टिव क्षय के लिए समीकरण लिखिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो भी आप समझ सकते हैं, इसके कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। देखो क्या बोल रहा है वो, यूरेनियम 92 और 238 है भाई, 235 बोल गया था मैं। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने बोला ये थोरियम में कन्वर्ट होगा। चलिए कब, जब इससे अल्फा कण उत्सर्जित हो 2He4। तो अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा जस्टिफाई करूँ तो यहाँ पे 90 आएगा और यहाँ पे 234 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम होगा, है ना। तो ये अभिक्रिया होगी, ध्यान में रखिएगा। ग्राही अशुद्धि का कोई भी एक उदाहरण लिखिए। बहुत अच्छे उदाहरण है ग्राही के, तो बोरोन बहुत सिंपल है, आप क्या लिख सकते हैं, बोरोन। ग्रहण करने वाली है ना, गैलियम, इंडियम, ये सारे के सारे ग्राही अशुद्धियाँ ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। अब हम खंड ब की ओर आ गए। सिद्ध कीजिए कि विद्युत आवेश के चारों ओर परावैद्युत माध्यम होने पर उसके चारों ओर विद्युत विभव निर्वात की तुलना में इतना गुना कम हो जाता है। बहुत सिंपल है बच्चों, हमने बोला कि भाई निर्वात में विद्युत विभव का मान कितना है। निर्वात में विद्युत विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, यही होता है ना बच्चों। फिर इसके बाद में यही काम अगर हम माध्यम में करें तो माध्यम में विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R Q डिवाइडेड बाय R, सेम है। चलिए जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यह विभव निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुना हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा इस तरीके से। अरे तुलना कर लो ना, एक में दूसरे का डिवाइड लगा लो, डिवाइड लगाओगे तो यही आएगा जो हमने लिखा। ठीक है, इस तरीके से काम करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला सवाल जो है वो मैंने तो करवा रखा है वीडियो में, लेकिन आपकी बुक में थ्योरेटिकली नहीं दे रखा, पीछे की तरफ पूछ रखा है ना, पीछे की तरफ इस सवाल को पूछ रखा है। तो काम इजी है, टिपिकल है नहीं बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम इसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या देखना है वो देखिए। इस तरीके में आपको गोलीय संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट करना है, C को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है बच्चों। आप सबसे पहले विभवांतर देखेंगे इनके बीच में कि विभवांतर कितना है। ठीक है, और विभवांतर का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तो हमने बोला अंदर वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या R2 है, बाहर वाले की R1 है। तो अंदर वाले गोले का विभव, सतह का विभव, माइनस का आवेश मान के चलता हूँ, तो मैंने बोला माइनस का K आवेश Q डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, ये अंदर वाले का है। और बाहर वाले का आंतरिक सतह का विभव, आंतरिक सतह का विभव कितना है, प्लस का आवेश था इसलिए लिखा जाएगा, आवेश तो Q ही था लेकिन उसकी त्रिज्या R1 थी। ठीक है बात। चलिए तो अगर टोटल विभव देखा जाता अंदर वाले पर तो क्या होता, एक तो इसके खुद के आवेश के कारण विभव प्लस एक बाह्य गोले की आंतरिक सतह के आवेश के कारण विभव। तो फिर आंतरिक गोले पर E इंटरनल पर जो विभव है वह होगा V1 प्लस V2। ये एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को लिखा माइनस KQ डिवाइडेड बाय R2 प्लस KQ डिवाइडेड बाय R1। बताओ यही होगा क्या, V इंटरनल। चलिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन ले लीजिए। क्या भाई, K और Q को मैं कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेते ही क्या होगा, 1/R1 माइनस 1/R2 आएगा। यही रामायण होनी चाहिए। आप चाहें तो K को चेंज कर सकते हैं। K को चेंज आप सभी को पता है कैसे लिखा जाएगा, तो हमने लिखा V इंटरनल इज इक्वल्स टू Q तो ऐसा का ऐसा, और K की जगह आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, इसको हटा दो एक बार। चलिए ये V इंटरनल हुआ,
और अगर आप बाहर वाली सतह देखेंगे ना, तो ये बाहर वाली सतह बच्चों भूसंपर्कित होती है किसी भी गोलीय चालक के लिए, तो इसके ऊपर विभव कितना आता है, 0 आता है। तो अगर हम देखें कि दोनों गोलों के ऊपर कितना विभवांतर देखा जाए, इस पे और इस पे, इन दोनों पे अगर विभवांतर देखा जाए तो हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा, बाह्य गोले का विभव आउटसाइड वाले का विभव माइनस आंतरिक गोले का विभव इनसाइड वाले का विभव। ठीक है, आउटसाइड वाले का विभव कितना, 0, इनसाइड वाले का जो आपने लिखा भी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2, यही था। चलिए थोड़ा सा समझते हैं, माइनस को अंदर ले जाइए तो ये क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r1। बताओ ऐसा ही होगा क्या, ये विभवांतर आ गया। अगर विभवांतर आ गया तो धारिता का सिंपल सा फॉर्मेट है C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V, है ना। तो Q ऐसा का ऐसा, और V जो आपने अभी सॉल्व किया है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आप चाहे तो LCM लेकर के लिख दो, R1 R2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। द वैल्यू विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान में रखिएगा। अब ये K क्यों लगा रखा है, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये K और लगा रखा है, K है माध्यम का परावैद्युतांक। तो अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर कहीं माध्यम रख दें, इसके बीच में कहीं कोई माध्यम रख दें, तो फिर यही फॉर्मूला कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। ये अपन ने निर्वात में किया है, माध्यम में आप देखोगे तो इसे ऐसा लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माध्यम का परावैद्युतांक, जिसे हम एप्सिलॉन R भी लिखते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ऐसा भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है बच्चों। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, ये किन कारकों पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता किसकी पूछेगा, विभव मापी की पूछेगा। विभव मापी के लिए आपने देखा होगा VAB डिवाइडेड बाय L, या फिर इसे लिखा जा सकता है IR डिवाइडेड बाय L। देखा जाए तो विभव प्रवणता निर्भर करती है कि विभव मापी तार की लंबाई कितनी है। दूसरा, प्रारंभिक जो परिपथ है, प्रारंभिक नहीं प्राथमिक परिपथ जो है, उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उस पर निर्भर करती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं एकांक लंबाई पर विभव पतन ही विभव प्रवणता है। एकांक लंबाई पर विभव पतन ही विभव प्रवणता होती है। दूसरा, हम ये बोलते हैं कि यह प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा विभवमापी तार पर निर्भर करती है, या विभवमापी तार की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखिए, अधिकतम शक्ति प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध भी कीजिए। देखा जाए तो हमारी किताब में ऐसा कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है अधिकतम शक्ति प्रमेय का, लेकिन ये होती क्या है, तो हम बोलते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का मान एक दूसरे के तुल्य हो जाता है, उस समय परिपथ में जो स्रोत लगा हुआ है, विद्युत स्रोत जो लगा हुआ है, उस स्रोत से अधिकतम ऊर्जा या अधिकतम शक्ति का उपभोग हो पाता है ना। कि किसी परिपथ में लगे विद्युत स्रोत से अधिकतम शक्ति का उपभोग तभी संभव है जब आंतरिक प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध के तुल्य है। ठीक है, ये तो था प्रमेय। अब इसे सिद्ध कैसे करोगे आप, सिद्ध करने के लिए पहले हमें परिपथ पता होना चाहिए। तो हमने बोला ये परिपथ, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ये ई विद्युत वाहक बल और ये बाह्य प्रतिरोध है ना। ठीक, हमें ये सिद्ध करना है कि स्मॉल r जो है, हमें ये सिद्ध करना है कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के तुल्य है।
किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो इस परिपथ में जो धारा जा रही है वो धारा देखो, तो हमने बोला परिपथ में प्रवाहित धारा वो क्या होगी, तुल्य विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यही होना चाहिए। पावर कितना कंजम्पशन होगा, तो पावर का फॉर्मूला होगा I स्क्वायर R, बताओ यही होगा। I स्क्वायर इसका मतलब E डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, I स्क्वायर इंटू R। बताओ इतना ही पावर कंजप्शन होगा क्या, है ना। शक्ति का उपभोग, अब ये शक्ति अधिकतम कब उपभोगित तो होगी, यह शक्ति का अधिकतम उपभोग कब होगा, तो हम बोलते हैं कि इसका प्रथम अवकलन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उस स्थिति में ही हमें R का मान प्राप्त होगा, कैपिटल R का मान प्राप्त होगा अधिकतम शक्ति उपभोग के लिए। तो आपको अवकलन करना है, तो हमने लिखा D डिवाइडेड बाय dr, और P का फॉर्मेट देखिए P E स्क्वायर R डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R और इसका भी स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू 0 चलना चाहिए। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना हर में, इसको ऊपर ले जाओ, और ई स्क्वायर तो नियत था तो ये तो बाहर निकालो, और ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाय डी आर। देखो ऊपर एक तो r है और r मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, r प्लस कैपिटल R, और इसकी पावर -2 हो जाएगी क्या ऊपर जाते, इज इक्वल्स टू क्या, 0। इस ई स्क्वायर का दूसरी तरफ भाग लगाओगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा क्या। अब देखो दो पद हैं, ये एक तो पहला पद है और ये एक दूसरा पद है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, 0 कहाँ, इस तरफ भाग में जाते ही 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पहला है और ये दूसरा है, तो हमने क्या पहले तो दूसरे को बाहर रखो, r प्लस कैपिटल R और इसकी पावर -2, ये बाहर। अवकलन किसका, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल R का, ठीक है, प्लस ऐसा ही करते हैं, प्लस कैपिटल R को बाहर रखो, अवकलन किसका, स्मॉल r प्लस कैपिटल R की पावर -2 का, और इक्वलिटी में 0 चल रहा है, ठीक है, ऐसा। चलिए इसका तो अवकलन एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस कैपिटल R की पावर -2, ठीक है, प्लस ये कैपिटल R ऐसा कैसा, देखिए अवकलन घात उठ करके आगे आ जाती है, तो हमने बोला घात -2 ऐसे, और एक घात कम तो मतलब -2 थी और इसमें -1 और करोगे तो ये हो जाएगा r प्लस कैपिटल R और इसकी पावर -3। देवताओं ये है रामायण, ठीक। और फिर r का अवकलन करोगे तो वो एक ही आएगा, तो फाइनली ये इतना ही मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा होगा r प्लस कैपिटल R की पावर -2, ठीक है, और यहाँ पर माइनस को आगे ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2r r प्लस कैपिटल R और ये पावर है -3, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0, ठीक है, कुछ ऐसा काम है। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं वो समझिए, यहाँ पर मैं इसको दूसरी तरफ लेकर के चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा r प्लस कैपिटल R की पावर -2 इज इक्वल्स टू 2r, और r प्लस कैपिटल R की पावर -3। सॉल्व करो तो यहाँ पे -1 ही बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल, मतलब इधर 1 इज इक्वल्स टू 2r और r प्लस कैपिटल R की पावर -1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2r और ये r प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2r, इधर माइनस के साथ में लेकर के आओ तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2r माइनस r, इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर, कैपिटल R के। यही तो प्रूव करना था। इस तरीके से सॉल्व होगा। हालांकि इसके आने के चांसेस मेरे को इतने ज़्यादा लगते नहीं है, लेकिन एक अलग सवाल था इसलिए आपको बता दिया, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रीजन समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई
समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। फाई का फॉर्मेट देखिए, फाई इज इक्वल्स टू 2t² माइनस 4t प्लस 5। ठीक है, ये फाई है। कुंडली का प्रतिरोध, इसको अलग से लिख लो, प्रतिरोध का मान कितना है, 2 ओम आपको दिया हुआ है। ये चीज़ें पता चलनी चाहिए, तभी जा करके न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, t इज टू 1 सेकेंड पर प्रेरित वोल्टता, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल ये होगा। देखो आपको फेरों की संख्या नहीं दी हुई है, इसका मतलब आप फेरों की संख्या 1 मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा d5 डिवाइडेड बाई dt, और वो भी कब, जब t इज इक्वल्स टू कितना हो, 1 सेकेंड हो। और परिमाण में ही देखना है, ये बात ध्यान में रखना, मैं परिमाण में ही देखूंगा इसको अभी। चलिए अवकलन करो, 2 ऐसा का ऐसा, और t² का अवकलन कितना होता है, 2t होता है। फिर 4t, तो ये माइनस का 4 रह जाएगा, 5 का अवकलन 0, ये विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल इज इक्वल्स टू 4t माइनस 4, और इस पूरे के अंदर t इज इक्वल्स टू कितना रखना है, 1। t इज इक्वल्स टू कितना रखोगे, 1। तो जैसे t इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 माइनस 4 कितना आएगा भाई, 0। ठीक है, यही बैठेगा, ध्यान में रखना। चलिए आगे देखिए, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के अंतराल में प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश का फॉर्मूला पता होना चाहिए। q इज इक्वल्स टू n बाई आर phi2 माइनस phi1। ठीक है, चलिए phi2 और phi1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। phi1 देखो, जब t इज इक्वल्स टू आप 0 रखेंगे, 0 रखो, इसमें 0 रखो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 5, मतलब 5 वेबर। ठीक है, phi2 देखो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5, यही आएगा। चलिए ये आएगा 2 माइनस 4 प्लस 3, सॉरी प्लस 5। ठीक, कितना भैया, माइनस का 2 प्लस 5, 3 आएगा क्या, 3 वेबर। चलिए तो Q इज इक्वल्स टू फॉर्मेट जो मिला, दैट इज n बाई आर phi2 माइनस phi1। ठीक है, चलिए वैसे यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, नहीं तो प्रेरित आवेश माइनस का आएगा, और तो क्या है, और माइनस का होता नहीं है, तो ये फॉर्मेट फिर ऐसा ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, phi1 का मान कितना, 5, n का मान 1, r का मान 2, इसका मान 5, इसका मान 3, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा क्या, 1 कूलाम। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो है तो सिंपल, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, है ना। चलिए आगे काम करते हैं, ये डन हुआ। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, और अगर कहीं पे भी दिक्कत हो ना तो माइनस का नहीं आना चाहिए, प्रेरित आवेश प्लस का ही मिलेगा आपको। आगे देखिए, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व किन कारकों पर निर्भर करता है, किन्हीं तीन की व्याख्या कीजिए। ये लो भैया, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व का अगर मैं m का फॉर्मूला लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाय l, कुछ ऐसा आता है मेरे हिसाब से, है ना। तो यह निर्भर करता है दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या पर, इस पर n1 और n2 पर। दूसरा, यह निर्भर करता है दोनों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर। ए क्या है, दोनों कुंडलियों में से उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों कुंडलियों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर एल क्या है, कुंडली की लंबाई पे निर्भर करता है, या फिर आप एक तरीके से कुंडली में तो त्रिज्या बोलोगे, तो त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा एम किस पे निर्भर करता है, दोनों कुंडलियों के मध्य दूरी पर। तो पहला फेरों की संख्या, दूसरा उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, और तीसरा है दूरी, दोनों कुंडलियों के मध्य की दूरी पर।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगर दूरी ज़्यादा है तो m का मान कम होगा, दूरी कम है तो m का मान ज़्यादा होगा। एवं दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति पर भी निर्भर करता है। भैया एक कुंडली ऐसी है ना, और दूसरी कुंडली ऐसी है यूँ, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, m का मान 0, और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, m का मान मैक्सिमम। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि दोनों कुंडलियों की अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष में स्थिति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए, लेंस की फोकस दूरी से क्या अभिप्राय है। फोकस दूरी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस बिंदु F के मध्य की दूरी ही फोकस दूरी होती है। किसी लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी का एक फॉर्मूला लेंस मेकर समीकरण से भी दिया जाता है। बताओ भाई, किस किस पे, अपवर्तनांक पर। यह अपवर्तनांक किसका है, लेंस का। लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, माध्यम के सापेक्ष, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इस पे निर्भर करता है। दूसरा, R1 तथा R2 दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या पर भी फोकस दूरी क्या करती है, निर्भर करती है, ध्यान में रखिएगा। तो फोकस दूरी वास्तविकता में वक्रता त्रिज्याओं पर और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, वो भी किसके सापेक्ष में, माध्यम के सापेक्ष में। या फिर आप इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हो आप इसे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इंद्रधनुष दिखाई देने का क्या कारण है। तो भैया अपवर्तन, प्रकाश का बूंद के भीतर अपवर्तन होना, फिर उसका पूर्णांतरिक परावर्तन होना, और फिर उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। और इस वाले अपवर्तन के दौरान ही क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये आए कि इंद्रधनुष दिखाई देने का मूल कारण क्या है, आंसर है वर्ण विक्षेपण। 7 रंग तो इस वर्ण विक्षेपण के कारण ही दिखाई देते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे वर्ण विक्षेपण है, मूल कारण वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक की तुलना में उल्टा होता है। उसका रीजन क्या है, प्राथमिक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है एक बार, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है 2 बार। ठीक है, इस कारण वो क्या होता है, रंगों का क्रम उल्टा हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है, जिसके कारण रंगों का क्रम उल्टा हो जाता है प्राथमिक की तुलना में। फिर आगे देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन से, ये बहुत बार सवाल आ गया है। क्या भैया, प्रकीर्णन क्या होता है, जब भी किसी कण का आकार आपतित तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होता है, उस स्थिति में ये कण प्रकाशिक किरणों से जब टकराते हैं तो उनको अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित। और अवशोषित करने के बाद में विभिन्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाशिक किरणों का पुनः उत्सर्जन करते हैं। यही क्या है, प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन की तीव्रता रेले के अनुसार तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अब ये न्यूमेरिकल आ गया, देखो हूँ खतरनाक न्यूमेरिकल। देखो क्या बोल रहा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के निर्माण के लिए इतना और इतने सेंटीमीटर लेंस फोकस दूरियों का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। वांछित आवर्धन क्षमता 30 है, तो अभिदर्शक और नेत्रिका के मध्य की दूरी ज्ञात करो। अभिदर्शक और नेत्रिका के मध्य की दूरी क्या होती है, पहले ये पता होना चाहिए, दैट इज V0 प्लस UE। तो आपको दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, V0 और UE दोनों को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए आपको डायग्राम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये देखो, ये बड़ा वाला लेंस और ये छोटा वाला लेंस। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में
फिर इसके बाद में देखिए क्या होगा, इस तरफ है ना वस्तु रखी हुई होगी, तो ये यू नॉट है, और इस तरफ उसका प्रतिबिंब बनेगा, दैट इज वी नॉट, और फिर ये यू ई होगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रतिबिंब अपन डी पर ही मान करके चल रहे हैं, तो वी ई की जो वैल्यू है दैट इज डी। काम करना चालू करते हैं, हमें एम दिया हुआ है, तो एम का अगर मैं मैग्नीट्यूड ही लिखूं तो ये होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई। और देवताओं और रामायण में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एम का मान अगले ने दिया हुआ है 30, फिर एफ नॉट का मान दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर, एफ ई की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो सारा काम तो अगले ने पहले ही करके रखा है। अब देखो काम करो, एम की वैल्यू मैं 30 रख रहा हूँ मैग्नीट्यूड में, वी नॉट की वैल्यू मेरे को पता है नहीं, कैलकुलेट करूँगा। यू नॉट की वैल्यू भी मेरे को पता है नहीं, कैलकुलेट करूँगा। 1 प्लस डी की वैल्यू 25 है, एफ ई की वैल्यू 5 है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 30 इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा 5 + 1 6, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा रे, वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 5, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यू नॉट। बताओ यही आएगी क्या? चलो कैलकुलेट करते हैं, इतना आ गया ना। अब लेंस इक्वेशन यूज करते हैं, और कौन से के लिए? अभिदर्शक के लिए, फर्स्ट वाले छोटे से वाले के लिए। वो क्या होगा, 1/f0 इज इक्वल्स टू 1/v0 माइनस 1/u0। ठीक है, 1/f0 दैट इज 1.25, 1/v0, v0 देखो इस तरफ मिलेगा आपको, इस तरफ, ये प्लस का ही होगा, प्लस का होगा तो 5u0। और फिर जब आप यू नॉट रखोगे तो देखो डायग्राम में, देखो इस तरफ डायग्राम में यू नॉट किस तरफ है, ये दूरी जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, इधर वाली दूरी माइनस की आएगी, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो फिर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम कितना आएगा, 5u0 आएगा। ठीक है, और इसको अगर आप देखोगे तो इट विल बी 1 + 5। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 100/125 आएगा क्या? देखिए कुछ ऐसा, तो इसे अपन लिख सकते हैं 4/5 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 5u0। 5 से 5 कैंसिल, 4u0 इज इक्वल्स टू 6, इट मीन्स u0 इज इक्वल्स टू 6/4 दैट इज 3/2 और 1.5। ठीक है, u0 की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, तो v0 की वैल्यू क्या होगी, 5u0 होगी क्या, 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर। पता चला u0 कितना आया, तो u0 तो कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ue चाहिए। ue के लिए वापस लेंस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इस बार एफ ई की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फाइनल जो बनेगा वी ई प्रतिबिंब, डायग्राम में देखो एक बार, वी ई इस तरफ होगा, इस तरफ वी ई इस तरफ आएगा, ये यू ई बोल रहा हूँ, और वी ई भी इसी तरफ आएगा। ठीक है, तो वी ई इस तरफ आएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का कितना 25 सेंटीमीटर, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो। ठीक है, चलिए तो यू ई कैलकुलेट करते हैं। 1/f is equals to 1/v minus 1/u, e और e। एफ ई की वैल्यू 1/5 is equals to 1/ve minus 125, 25, और माइनस 1/ue। ue देखो किस तरफ कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये प्लस हो जाएगा क्या, माइनस माइनस है ना, इस तरफ कैलकुलेट करेंगे, ue इधर देखो इस तरफ कैलकुलेट होगी। ठीक है, चलो आगे देखो, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/ue, है ना।
एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 1, दैट इज 1/UE। सो द वैल्यू ऑफ UE इज इक्वल्स टू 25/6। इसका मतलब क्या हुआ, 6 चौक 24, 1 कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा 4.1 ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, ये UE की वैल्यू है। UE ये रहा, और V0 जो है V0 7.5। तो मेरे हिसाब से पता चल गया कितना आएगा। देवताओं पता चला। तो ध्यान में रखिएगा कि जो टोटल लेंथ है दैट इज V0 प्लस UE। V0 की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी दैट इज 7.5 और इसकी 4.1। तो सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसे उतार दीजिएगा, 11.6 के अप्रॉक्सीमेशन में आएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है वो कि रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए। एक रेडियो एक्टिव नाभिक का क्षय निम्नलिखित प्रकार से होता है। अंतिम उत्पाद की द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक को ज्ञात कीजिए। ये सभी को पता है। देखो एक्स जेड और इधर ए लिखा हुआ है और इधर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। यहाँ पर z की वैल्यू 92 है और ये 238 है। अल्फा अगर निकलेगा तो जो नया x1 बन रहा है ये 2 कम कर दो यहाँ पर, तो ये तो 90 और इधर 4, तो ये होगा 234 है ना। फिर निकल रहा है बीटा, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये एक बढ़ जाएगा परमाणु क्रमांक और इस पर कोई प्रभाव नहीं। फिर वापस से बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालो, तो जो x3 बनेगा उसमें क्या होगा 2 कम, मतलब ये 89 आएगा और ये कितना हो जाएगा 4 कम, तो ये 230 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि गामा पार्टिकल, गामा से ऊर्जा ही कम होती है और कुछ नहीं होता, तो सेम ऐसा का ऐसा 89 एंड 230। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सोने का समस्थानिक ये रहा, चांदी का समस्थानिक ये रहा, त्रिज्याओं के सन्निकट अनुपात पता होना चाहिए। आप सभी को पता है R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय A2 और इसकी पावर 1/3। A1 सोने के लिए 197, A2 चांदी के लिए 103, सॉरी 107 है बच्चों, 107 है और इसकी पावर कितनी 1/3। ये R1/R2 है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो या तो एंटीलॉग मेथड से करो, अदरवाइज डिवाइड लगा करके काम कर दो। ये 1.00 समथिंग में आएगा, ऑलमोस्ट 3, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अदरवाइज लोग एंटीलॉग लेकर के काम करोगे तो ये पावर आ जाएगा। जैसे मैं अगर इसका लोग लूँगा तो ये हो जाएगा लोग R1 डिवाइडेड बाय R2 और इस तरफ ये 3 आगे आ जाएगा तो 1/3 आ गया। लोग 197 डिवाइडेड बाय 107, इसको डिवाइड दोगे तो ये आएगा 1.84 समथिंग में। ठीक, तो ये कुछ ऐसा होगा, लोग R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू 1/3 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.2651 कुछ ऐसा। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 0.0884, दैट इज लोग R1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक, अब आपको R1/R2 चाहिए तो एंटी लॉग लो इधर भी और एंटी लॉग लो इधर भी। एंटी लॉग इधर से लेंगे तो इसका लॉग हट जाएगा और इसका एंटी लॉग का वैल्यू कितना 1.226, तो ऐसा निकाल दो आंसर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज इतना भी करके छोड़ दोगे ना तो कोई गलत नहीं निकाल सकता इस चीज़ को। एंटी लॉग दिया हुआ है तो यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखो, हाँ ये सारे क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके हैं बच्चों, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने कभी डिस्कस नहीं किया हुआ हो या फिर इससे पहले वाले वीडियोस में अपन ने नहीं बताया हो, है ना। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली ये वैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे जब लास्ट टाइम पेपर लगा था तब हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ आया था, इससे पहले कभी आया नहीं है, तो थोड़ा सा एक बार के लिए इसको देख लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था,
इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये ध्यान में रखना बच्चे, डी ए करके आ जाते हैं, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई। फिर अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या था भाई, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। बताओ यही निकाल रहे थे क्या, इसी को ही सॉल्व करके आना है। न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म वाला केस है बच्चों, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जो सॉल्व करने लायक है। देखिए क्या बोल रहा है वो, छोटा सा न्यूमेरिकल है, दिख बड़ा रहा है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अपन अगर काम करें तो अलग से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि एफ नॉट की वैल्यू ये है, एफ ई की वैल्यू ये है। फिर बोल रहा है कि एक वस्तु अभिदृश्यक से इतना दूरी पर, मतलब अभिदृश्यक से जो दूरी होती है वो होती है बच्चों यू नॉट, और वो वाली वैल्यू कितनी है 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने या फिर सुस्पष्ट नेत्र के न्यूनतम दूरी पर बने, दोनों ही स्थिति में आपको आवर्तन क्षमता और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कैलकुलेट करनी है। अभी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वाला सवाल किया था, तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि काम कैसे होगा। मैं एक बार आवर्तन क्षमता को सॉल्व करके बताता हूँ, और अनंत वाली के लिए देखो या स्पष्ट नेत्र के न्यूनतम दूरी के लिए देखो, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखो किस तरीके से कर सकते हैं वो समझिएगा एक बार के लिए। मैं इसी वाले पे कर रहा हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, एफ नॉट दिया हुआ है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना। एफ ई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और यू नॉट की वैल्यू जो आपको दी हुई है दैट इज 1.1 सेंटीमीटर। अगर ये दिया हुआ है तो हमारा पहला टास्क है कि व्हाट इज वी नॉट, कि वी नॉट क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने लिखा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, नॉट लगा दो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1/f नॉट दैट इज 1, 1/v नॉट कैलकुलेट करना है, 1/u नॉट ये देखो ये, और ये माइनस में रखा जाना चाहिए, इट विल बी हियर माइनस, तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/v नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस लाइक दिस, ठीक। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1.1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1, है ना, 0.1 डिवाइडेड बाय 1.1। मेरे हिसाब से वी नॉट की वैल्यू पता चल गई है आपको, कितनी 11 आ रही है क्या, 11 सेंटीमीटर। चलिए मैग्निफिकेशन m अगर d पर बनता है तो कितना, वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई, ठीक है। चलिए तो अगर मैं सॉल्व करूं 25 सेंटीमीटर वाले केस के लिए, तो वी नॉट की वैल्यू जो अभी सॉल्व करी 11, यू नॉट की वैल्यू 1.1, मैग्नीट्यूड में ही काम कर रहा हूं मैं, 1 प्लस डी, डी हमेशा 25 डिवाइडेड बाय एफ ई की वैल्यू 5 दी हुई है। सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, कितना आएगा मैग्निफिकेशन 60। बात समझ में आई। ये कब, जब न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। अनंत पर बन रहा हो तो यही फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, ध्यान में रखना। अनंत के लिए क्या करेंगे, वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट डी डिवाइडेड बाय एफ ई, ठीक है। वी नॉट बाई यू नॉट तो 10 आया, और डी की वैल्यू 25, एफ ई की वैल्यू 5, 50 आएगा क्या। ध्यान में रखना, कुछ इस तरीके से काम होगा, ज़्यादा दिक्कत है नहीं बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखिए, फिर कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा में संबंध दर्शाते हुए आलेख खींचिए। क्या है भाई, तीव्रता को बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ती है क्या, तो यहाँ पर अपन ने लिखा धारा, प्रकाश विद्युत धारा, और इस तरफ अपन ने लिखा तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता, और धारा बढ़ती है तो समानुपाती वाला कर, ठीक है। अधिकतम गतिज ऊर्जा इतनी है तो निरोधी विभव कितना 3 वोल्ट आएगा क्या, बहुत बार कर चुके हो। डेवी सिंजर में प्रयोग मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ बच्चों, देखिएगा। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है इवन। क्या बोल रहा है वो कि देखो ऊपर वाला तो मेरे हिसाब से कर लोगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको अक्ष और निरक्ष पर, तो आप कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपको आवेश दिया हुआ है द्विध्रुव का, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में Q की वैल्यू दी हुई है,
Q इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और कम। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a होती है बच्चों, और 2a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अक्ष और निरक्ष और दूरी कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा। आपको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो आप P कैलकुलेट कीजिए। P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर, ये P की वैल्यू। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, अक्ष पर एक्सियल लाइन पर कितना 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब मेरे हिसाब से हो जाएगा, और निरक्ष पर इक्वेटोरियल लाइन कितना kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बताओ भाई, सारी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ही पुट करनी है। अब आपको k का वैल्यू पता होना चाहिए, k इज 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये k होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे वाला सवाल देखो, ये विद्युत द्विध्रुव वाला परिभाषित करने वाला हो जाएगा, ये सवाल है। देखिए, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान अनावेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है, गोले का आवेश और निर्गत कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों। देखो, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A, A मतलब 4πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 माइक्रो 10⁻⁻6। आपको Q कैलकुलेट करना है, बताओ आएगा नहीं आएगा। R दिया हुआ है क्या यहाँ से, अगर ये व्यास दिया हुआ है तो R का मान कितना हुआ, 1.2 मीटर हुआ क्या, बताओ। R हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है ही, लिख दी मैंने, तो Q आएगा नहीं आएगा। 4πr की वैल्यू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6 खुला, ये Q। और अगर Q आ गया तो फ्लक्स तो आया हुआ ही है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो करना है। सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, फिर एक कप जल में कितने धनावेश और ऋणावेश होते हैं, मैं वैसे लिंक शेयर कर दूंगा, आप ही की बुक का क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखिए, लॉजिक गेट से क्या अभिप्राय है, आप सभी को पता है, जो कि निर्गत और निवेश के मध्य एक सामान्य एवं तार्किक निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, और गेट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, और गेट ऐसा कुछ ऐसा ही बनाते हो, ये और गेट है A B, तो y इज इक्वल्स टू बुलियन समीकरण A प्लस B बनना चाहिए। दो डायोड की सहायता से इसको कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसा शायद आपने बनाया हो, पहला डायोड फिर दूसरा डायोड, और दोनों को ऐसा मर्ज किया होगा और ऐसा प्रतिरोध बनाया होगा। ये y आउटपुट है, इसे ग्राउंड कर देना। इस लोड प्रतिरोध के ऊपर जो भी आएगा वही मिलेगा आपको, मैंने समझा रखा है, वहाँ देख लीजिएगा। फिर प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED भी अपन ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, प्लीज़ वहाँ से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में अगर भी कोई दिक्कत है तो पॉसिबल है, आप मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अपन वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।